So I am ready to start. नमस्ते रोहित भैया। नमस्ते सात्विक। नमस्ते, कैसे हैं आप? राम राम। आपका यूजुअल स्टाइल। जय श्री राम। जय श्री राम। आई होप सो प्लीज बेयर विथ अस। आज हमारा फर्स्ट लाइव पॉडकास्ट है। रोहित भैया दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ। और जो अभी की सिचुएशन है, इतनी अम, इतनी ज़्यादा फट चुकी है, इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग भी है जानने के लिए। हम इधर इंडिया में बैठ बैठ के तो सिर्फ दूर से देख ही सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम मुंबई और दिल्ली में बैठ के ही क्यों ना दूर दूर से बात कर ले। कभी मैंने बिल्कुल। सोचा नहीं था कि ऑनलाइन पॉडकास्ट करूंगा, बट हम्म। आई एम डूइंग इट, सो लेट्स गेट ऑन टू इट। बिल्कुल। अभी चल क्या रहा है, ये सडनली हुआ क्या? लेट्स गेट ऑन टू इट डायरेक्टली, देन हम उसके हम्म। हिस्ट्री पे जाएंगे, ताकि हमको समझ में आए कि ये एक्चुअली में ये सिचुएशन बनी क्यों। हम्म। तो इमीडिएटली क्या हुआ वो, जबकि जग जाहिर है फिर भी उसका एक शॉर्ट समरी बनाते हैं। आज से 3-4 दिन पहले वीकेंड था और एक त्योहार भी आ गया था, यौम किपुर, जो ही यहूदियों का त्योहार होता है। उस दिन हमास ने एक बहुत ही बड़े स्केल पे, पैमाने पर एक हमला किया इजराइल के ऊपर। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में लोगों को अगवा भी किया, सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा भी। हजारों हजारों मिसाइलें इजराइल के ऊपर बरसाई गई गाजा पट्टी से। आप इसका ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्यों। गाजा पट्टी से हमास ने बरसाई, जो बेसिकली पैलेस्टाइन के दो हिस्से जो हैं, वेस्ट बैंक और गाजा, वो उनके दो अलग अलग गवर्निंग ग्रुप्स हैं, और हमास गाजा का गवर्निंग ग्रुप है। तो उन्होंने उस दिन की, जिस दिन 1973 में आखिरी बारी जंग लड़ी थी इसराइल ने अरब देशों के खिलाफ, पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर ही। और सब्सिक्वेंटली आपने देखा जितना ही बर्बरता से, जिस तरह नृशंस हत्याएं की गई लोगों की, औरतों को बंदी बनाया गया और उनके साथ बहुत तरह के दुष्कर्म किए गए, उनके मृत शरीरों के साथ भी दुष्कर्म किए गए। एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था दक्षिण इसराइल में, और उस पर बहुत ही क्रूरता से हमला किया, जिसमें कि किसी को भी बख्शा नहीं गया। और अब तो बाकायदा फुटेज आ रही है बार बार, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि कैसे बच्चों को, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस सब गतिविधियों से किसी भी तरह, और उनके ऊपर मतलब अंकुश लगाया हुआ है, किस तरह उनको गुलामों की तरह बेचा खरीदा जा रहा है। और अब इसराइल ने जवाबी हमला दिया है। उन्होंने ये ठान लिया है कि ये एक युद्ध है, और इस युद्ध में क्रूरता का जवाब अति क्रूरता से ही दिया जाएगा, जो उनकी पुरानी कूटनीतिक रणनीति रही है। सो नटशेल में तो बेसिकली यही है। लेकिन जो इसराइल और पैलेस्टाइन की जो परेशानी बोले, या जो जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो आज का नहीं है। वो कम से कम 100 साल पुराना है। और इसके पीछे खैर अंग्रेजों का, इंग्लिश रूलर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे उन्होंने राज में हमारे यहाँ पे काफी कुछ गलत किया, उस तरह उन्होंने पैलेस्टाइन को भी अपने समय में बंटवारे करने की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी। आ, उनका फॉर्मूला ये था कि एक अरब स्टेट और एक जूइश स्टेट बनाई जाएगी। लेकिन ओके। इजरायली लोगों ने 1948 में ही स्टेट ऑफ इसराइल का डिक्लेरेशन कर दिया था। और इसके डिक्लेरेशन के पीछे भी कम से कम 100 सवा 100 साल की एक मुहिम चली थी यहूदियों के बीच में, खास तौर पे जो यूरोप में रहते थे और जो थोड़े बहुत आपके अरब देशों में रहते थे, जिसको हम बहुत पॉपुलरली जायनिस्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जायनिज्म टर्म अगर आपने सुना होगा तो। यस। तो जायनिस्ट मूवमेंट में बेसिकली ये बात पहली बारी छेड़ी गई थी कि जो हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है, क्योंकि अगर आप तोरा पढ़ें, जो ओल्ड टेस्टिमेंट बाइबल का कहा जाता है क्रिश्चियंस द्वारा, तो उसमें इसराइल को यहूदियों के लिए प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया है, जो उनको भगवान ने, उनके भगवान ने उनको वादे के तौर पे दिया है, और उन्होंने अपनी ओके। गलतियों से खोया था। लेकिन एक प्रोफेसी थी कि वो वापस आएंगे, और वो वापस, और उस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने का जो प्रोसेस के लिए जो मुहिम छिड़ी थी, उसको जाइनिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली उस सब में धीरे धीरे करके यहूदियों ने पहले तो अपनी आबादी बढ़ाई, जो उस टाइम ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज कही जाती थी उस क्षेत्र में। पर
सिर्फ यूरोप और बाकी देश, मतलब गैर अरब देशों के ही यहूदी नहीं गए थे। ये लोग बात, काफी लोग बात भूल जाते हैं। बहुत सारे अरब देशों में जो यहूदी रहते थे, जिनको निष्कासित किया गया 1948 में, उन सब के लिए भी एक आश्रय स्थल इसराइल बना था। इसमें विशेष तौर पे जैसे कायरो के ज्यूज थे, या फिर बगदादी ज्यूज थे, या फिर आपके अपना दमास्कस के ज्यूज थे, जिनके ऊपर जो अपने अपने इन अरब देशों में तो रह ही रहे थे, लेकिन इन सब ने बहुत अत्याचार देखा था। इनके खिलाफ बाकायदा बहुत कुछ मतलब क्रूर हत्याओं का और बड़े ही मतलब दुखद घटनाओं के सिलसिले आते रहते थे। इनफैक्ट एक किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन की बात है, 1929 की बात है, 1930 से जस्ट पहले की बात है, जब एक जूइश क्वार्टर में पैलेस्टाइन के अंदर ही जूइश फैमिलीज के ऊपर पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स ने हमला किया और उनको बड़ी क्रूरता से मारा था। मतलब कुछ कुछ झलकी जो आज हमने देखी है उसी किस्से की। और जो ग्रैंड मुफ्ती थे पैलेस्टाइन के उस समय के, अल हुसैनी के नाम से, उनका बहुत कम लोगों को पब्लिक मेमोरी में ये बात ज्ञात है। हिटलर के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे, और हिटलर अच्छा। को उन्होंने जी, और एडोल्फ हिटलर को उन्होंने बोला था कि आप हमें खुला हाथ दे, सारे ज्यूज को हम ही एक्सटर्मिनेट कर देंगे पूरी दुनिया से। तो बट तब उन तक तो इसराइल था भी नहीं तो। हाँ, इसराइल नहीं था, जो लेकिन जो यहूदी थे वो तो प्रेजेंट थे ना पूरे मुल्क, अरब क्षेत्र में। जैसे मैंने बताया, बगदाद में थे, फिलिस्तीन में कुछ थे, कुछ आपके इजिप्ट में थे, लिबिया में थे। फनीली पाकिस्तान में आज भी एक जू है। तो मतलब वो कहता है वो ओके। जू है, अब वो हमें पता नहीं वो असली बात क्या है, बट वो अपने आप को यहूदी ही कहता है। इंडिया वाज एक्चुअली लैंड ऑफ refuge for the Jews of जहाँ पे उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं हुआ। और दो राइट। क्षेत्र पर्टिकुलरली उसके लिए बड़े मतलब विशिष्ट आज हम कह सकते हैं। एक तो कोची का क्षेत्र था केरल में, और दूसरा अलीबाग महाराष्ट्र में। तो इनको बने इजरायली कहा जाता था, खासतौर पे अलीबाग वालों को। एंड इनके या शनिवार तेली भी कहा जाता था। तो शनिवार तेली क्योंकि ये शनिवार के दिन काम नहीं करते हैं, यहूदी रीति आचार के अच्छा। अनुसार। शबात का दिन होता है तो उस दिन छुट्टी होती है कायदे से। तो इसीलिए शनिवार तेली कहा जाता था, क्योंकि तेल का काम व्यापार करते थे, लेकिन ये शनिवार के दिन छुट्टी पे होते थे हमेशा। अच्छा, तो ये फ्राइडे मुस्लिम्स का, सैटरडे ज्यूस का और संडे क्रिश्चियंस का। ऐसे चलता है। अच्छा, तीनों आपस में वैसे इनका बड़ा इंटरेस्टिंग रिश्ता है, क्योंकि यहूदी जो है वो क्राइस्ट को सेवियर नहीं मानते। क्रिश्चियंस में क्राइस्ट ओके। को सेवियर एंड सन ऑफ गॉड कहा जाता है। और इस्लाम में प्रॉफिट के तौर पे देखा जाता है, सन ऑफ गॉड के तौर पे नहीं देखा जाता जीसस को। लेकिन जीसस से पहले जितने भी यहूदियों के प्रॉफिट्स हैं या पैगंबर हैं, उन सबको उतनी ही रिस्पेक्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मिलती है बाकायदा। डेविड एंड गोलायत की स्टोरी तो सबने सुनी ही होगी, कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने अपने से 3 गुना बड़े योद्धा को परास्त किया था, सिर्फ अपनी गुलेल की मदद से। बड़ी फेमस स्टोरी है, हमारे इंडिया में भी बड़ी सिखाई जाती है कई क्रिश्चियन स्कूल्स में। तो डेविड इज एसेंशियली अ प्रॉफिट ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अच्छा, द इस स्टार ऑफ और डेविड। स्टार ऑफ डेविड जिसके नाम पे आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो राजा बन जाता है उसके बाद वो। अच्छा। और उसका जो नाम अपना इस्लाम धर्म में उसका नाम दाऊद के नाम से आता है। ओके। तो दाऊद का मतलब बेसिक, दाऊद इज रेफरिंग टू डेविड द प्रॉफिट, जिसका ओके। सबसे बड़ा जो भगवान का गॉड गिफ्ट था वो था उसकी सुरीली आवाज, जैसे वो कहानियों में सुनाते हैं। ओके। तो सो अभी जो मुझे ये आपने अभी कहा कि ये इवन हिटलर के पास गए पैलेस्टीन्स हम्म कि हम इनको एक्सटर्मिनेट कर देंगे, बट आजकल जो हमें समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए है क्योंकि उधर पैलेस्टाइन के लैंड पे इसराइल को रहने देते हैं या जूस को रहने देते हैं, इसलिए वो अटैक करते हैं। बट ये तो इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ इसराइल की बात कर रहे हैं आप, कि जी, तभी भी वो एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो इनफैक्ट सिर्फ इनकी ही मतलब इस्लाम की ही बात नहीं है। इवन क्रिश्चियंस हैव हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीसेमिटिक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, व्यू, वर्ल्ड व्यू टुवर्ड्स ज्यूज। अब इसमें विचित्र बात यह है कि अगर आप मिडिल एजेस, जिन्हें डार्क एजेस भी कहा जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में,
उसमें देखें तो जितने भी यहूदी थे वो बहुत बड़े साहूकार होते थे, बड़े बड़े राजाओं के, अपने जमींदारों के यूरोप के अंदर, और बहुत कर्जा देते थे। लेकिन जब कर्जा वापस करने की बात होती तो वो गैर यहूदी भावनाओं को भड़का के यहूदियों के ऊपर हमले करवाते थे ताकि वो माफ करवाए जा सके। तो उन्होंने एक मैनेज ऑफ कन्वीनियंस के चलते यहूदियों के हाथ में काफी पैसा था। लेकिन यहूदी संप्रदाय के लोगों की एक विशेष बात यह भी है कि वो पढ़ने लिखने में हमेशा आगे रहे हैं, अग्रिम रहे हैं। और आज भी आप उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप साइंस में देखें, लिटरेचर में देखें, काफी आगे रहता है। बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स भी साइंटिफिक फील्ड्स में विशेष तौर पे यहूदी ही रहे हैं। और बड़े बड़े साइंटिस्ट, दो बड़े फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम मैं बता सकता हूँ, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा नील्स बोर। तो दोनों ही ओके। यहूदी थे इनफैक्ट। एंड और आज के टाइम पे मार्क जकरबर्ग एक बहुत जकरबर्ग भी बड़ा। कहे जाते हैं आपके। एक बड़े ही प्रसिद्ध विरोधी हैं, भारत विरोधी, जॉर्ज सोरोस, वो भी यहूदी हैं। पर तो उनकी तो हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा उनकी हिस्ट्री तो खैर बहुत चेकर्ड है, नो डाउट। हाँ। बट आप जैसे जितने भी मतलब बड़े बड़े आप इलाई कोहेन जैसे ऑथर्स देखें, और तो मतलब छोट मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिकली इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और फाइनेंस की वर्ल्ड में आज भी बहुत बड़े बड़े परिवार जैसे रॉथस्चाइल्ड जैसे हैं जो यहूदी मूल से ही आते हैं। और इनके में एक ये विशेष बात थी कि इसके चलते उन्होंने काफी तरक्की भी करी यूरोप में जब रेनेसांस की मूवमेंट हुई। तो ये पढ़ने लिखने की वजह से साइंस में आगे आए, फिलोसफी में आगे आए, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े। इसके चलते एक भावना इनके विरुद्ध पैदा होने लगी थी, काफी ही अग्रेसिव तरह की। और इनको सब तरह की सोशल बुराइयों के लिए खासतौर पे जिम्मेदार ठहराया जाता था। वेमार जर्मनी, जो बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो जर्मनी बना था, ओके। उसमें बहुत तरह का, जिसे मतलब हिटलर के अनुसार बहुत तरह का भौंडापन था। बहुत तरह की छिछोरी हरकतें जो सिनेमा पे दिखाई जाती थी या पब्लिक लिटरेचर में होती थी, उस सब के लिए वो जिम्मेदार यहूदियों को ही ठहराता था। और ये जो ओके। भावना थी, इनफैक्ट ये सिर्फ यहूदियों की के बारे में, सिर्फ इनफैक्ट जर्मनी में नहीं थी, पूरे यूरोप में थी। इंग्लैंड में बहुत प्रख्यात तौर पे एक नाजी लाइक मूवमेंट भी चली थी, जो दबा दी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जब इंग्लैंड पे हमला हुआ। सिमिलरली अमेरिका में एक एंटी सेमेटिक मूवमेंट अग्रसर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही थी। एक बड़े फेमस राइटर हैं आर्थर मिलर के नाम से, जो बहुत बड़े प्ले राइट भी रहे अमेरिका के बाद में, जो एक यहूदी मूल के थे। उन्होंने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर एक नॉवल लिखी थी अपने टाइम पे, फोकस के नाम से। तो जिसको भी कभी मौका मिले जरूर उसे पढ़े, कि कैसे सिर्फ यहूदी जैसा दिखने के लिए एक आदमी को प्रोसिक्यूट किया जाता है अमेरिका में। तो और उसने ओके। उसके फॉरवर्ड में लिखा है कि आज अमेरिका इसको झुटलाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात सत्य थी 1930 के दशक में, वर्ल्ड वॉर 2 में आने से पहले, कि जर्मन जो ज्यूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसमें बहुत बड़ी संख्या के में क्रिश्चियन लोग थे। इनफैक्ट यही वो क्रिश्चियन लोग थे जिन्होंने हुक्ड क्रॉस या हाकन क्रूज को भी अपनाया था, एक जो जिसको आजकल स्वास्तिक का नाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो एक्चुअली एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का, जिसमें कि क्राइस्ट को भी मतलब झुटला दिया जाता है एक तरह से, उसका प्रतीक था बेसिकली, क्योंकि उसमें एक रेशियल प्योरिटी एलिमेंट था इन्वॉल्व। तो और जू जीसस भी जू ही थे एक तरीके से। वो तो थे ही वॉज बॉर्न टू ज्यूइश फैमिली। और इनफैक्ट जो आप पढ़ते हैं कि जो उनके पिता और माता थे, वो दोनों बड़े ही मतलब धार्मिक किस्म के यहूदी दिखाए गए हैं कहानियों में, जो बाइबल की हैं। तो ज्यूइश डिसेंट ही है, बाकी उनको प्रॉफिट नहीं मानना और या उनको सन ऑफ गॉड नहीं मानना ही मेन मुद्दा रहा है। लेकिन इन सब की जो असल में जो दुश्मनियां हैं वो बहुत पुरानी हैं, और वो क्रूसेड्स के टाइम पे तक पे बेसिकली जाती हैं। क्योंकि 7वीं शताब्दी में आते आते जब इस्लाम की पॉलिटिकल पावर का परचम लहराया मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक, यूरोप का मतलब टर्की, और बाद में फिर आगे भी फैले थे। इनफैक्ट टर्किश आर्मी तो एक जमाने में बहुत ही फियर्ड थी इस मामले में। पहले अरब आर्मी गई, फिर अरब का पतन हुआ, और फिर टर्किश आर्मी उठी थी। तो उस समय में जो होली लैंड्स थे जिन्हें कहा जाता है ईसाइयों के,
वो सारे आपके मुसलमान राजाओं के हाथ में थे, और उनको मुक्त करवाना, तो क्रूसेड्स बेसिकली क्रिश्चियन फॉर्म ऑफ जिहाद था, जिसमें कि उन्हें अपने सीक्रेट लैंड्स को फ्री कराने, क्योंकि सीक्रेट लैंड तो सबका वो कॉमन ही है, यरूशलेम, जिसके ओनरशिप को लेकर पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में झगड़ा चला रहता है। इनफैक्ट आधा समझ लीजिए, जैसे जेरूशलेम इसराइल के हाथ में है, आधा पैलेस्टाइन के हाथ में होता है। और आज भी आए दिन दंगे होते रहते हैं यहूदियों और मुसलमानों के बीच में, और ईसाई जो थोड़े बहुत प्रेजेंट हैं उसमें आज भी, हिस्टोरिकली जिनकी प्रेजेंस रही है, तो वो लोग बेसिकली मतलब कोलैटरल डैमेज बनते रहते हैं बीच में। तो ये चीज मुझे जरूर समझ में आई कि जेरूसलम में क्रिश्चियन, क्योंकि क्राइस्ट पैदा हुआ है, और जूस का भी एक खुद का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, बट ईसा ये मुसलमानों का उसमें क्या हक है? तो अब ये कहानी कही जाती है कि जिसे अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है, दैट इज द थर्ड होलिएस्ट साइट ऑफ इस्लाम, क्योंकि जो मान्यता है वो ये है कि वहां से जो पैगंबर मोहम्मद थे, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं, he ascended to heaven from the rock that is enshrined in the Al-Aqsa Mosque. और बेसिकली ये उसी स्थान पे बनाया गया जहां पे टेम्पल ऑफ सोलोमन होता था यहूदियों का, और उसी के बिल्कुल बराबर में आपका बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट का श्राइन जो है वो भी है। सो ओके। मतलब आप समझ लीजिए तीनों बेसिकली एक ही, तकरीबन लगा लीजिए 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में, समझ लीजिए तीनों के श्राइन्स एक साथ कॉन्सेंट्रेट हो रखे हैं। टेम्पल ऑफ सोलोमन अरबों ने तोड़ा था, और उसके ऊपर अलग मस्जिद बनाई थी, ये बात कही जाती है पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा और इतिहासकारों द्वारा। बट क्योंकि तीनों के लिए वो सीक्रेट साइट डिक्लेयर की गई है, तो ये कंटेंशन कभी खत्म नहीं होता। यहूदी जो मूल के लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, वो सब एक स्थान है जो आज भी एक दीवार का अवशेष बचा हुआ है ओरिजिनल टेम्पल ऑफ सोलोमन का, वहां पे प्रार्थना करते हैं, और उसका नाम निकनेम रख दिया गया वेलिंग वॉल इसी वजह से, क्योंकि वो ऐसे वो झूम झूम के प्रार्थना कर रहे तो ऐसा लगता है, और रोते भी हैं उस पे सर रख के बहुत यहूदी, कि ये स्थान हमारे हाथ से चला गया इस बात पे। तो इट इज, अब हद की बात तो ये होती है कि जब हागिया सोफिया जैसे चर्च को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया जाता है तो सब बड़े खुश, तो इस्लामी दुनिया में बोला जाता है कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर यही बात वो भारत के राम मंदिर की या फिर टेम्पल ऑफ सोलोमन की करें, तो बहुत भावनाएं आहत होती हैं उनकी। ये तो हिपोक्रेसी हमेशा रहने ही वाली है। बिल्कुल। हिपोक्रेसी तो सो इनफैक्ट ये अभी भी है ये कि, समझ, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं सॉरी, हिपोक्रेसी ये है कि आप ये देखिए कि अरब देशों ने मिलकर 4 बारी हमला किया, कोई 1 या 2 बारी नहीं, 4 बारी इसराइल पे भी हमला किया, क्योंकि जैसे गोल्डा मायर उनकी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि इसराइल will cease to exist if Israel stops fighting, but there will be peace if the Arabs stop fighting. हम्म। तो इन सब की भावना तो मूलतः यही थी, एटलीस्ट इन 1973, कि इसराइल का नामो निशान किसी भी तरह मिटाया जा सके। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कन्वीनियंट रीजन भी था, क्योंकि इसराइल के बनने के बाद बहुत सारे पैलेस्टीनियन अरब्स, खासतौर पे जो मुस्लिम अरब्स थे, वो बहुत बड़ी तादाद में उस क्षेत्र से निकले और इन देशों में रेफ्यूजी बन के आए, तो इन सबके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अच्छा, इसमें एक पाकिस्तान एंगल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। तो ओके। पाकिस्तान जो अपने आप को रियासत मदीना तो शुरू से ही बोलता आया है, हम्म। तो रियासत मदीना में ये पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देके बुलाते थे पढ़ाने के लिए, और काफी पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स जो बेसिकली मतलब डिस्प्लेस्ड भी थे, बहुत सारे पढ़े भी आके कराची में या फिर आपके इस्लामाबाद में। मेनली तो कराची सेंटर ही होता था, क्योंकि सबसे डेवलप सिटी उस समय कराची थी इस एरिया की, और लाहौर थोड़ा बहुत होता था। तो यहूदियों के साथ, ये फिलिस्तीनियों के साथ, ये खास तौर पे इस्लामी उम्मा की बड़ी बातें करते थे, और जो फिलिस्तीनी थे वो एक्चुअली इनका बड़ा मजाक उड़ाते थे, बोलते आप कौन सी उम्मा है हमारी। तो वो तो बोलते थे कि जी आप तो हमारी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि अरब लोगों का जो स्टेटस है, रेशियल स्टेटस एंड सैंक्शनड बाय रिलीजन, इज द हाईएस्ट। अच्छा। एंड जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं, जिन्हें साउथ एशियन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, उनका दर्जा सबसे नीचे दर्जों में से एक होता है।
तो ये अशरफ बोलते हैं वो। अशराफिया, असल अशराफिया तो वो अरब है, हम्म और फिर जो ये सब हैं ये तो अजलाफिया माने जाते थे उस हम्म समय। हम्म। तो ये सब मतलब सोचिए कि मतलब ये सब जो मतलब जो आपका जो इस्लामिक उम्मा की बात करते थे ये लोग, तो ये कैसी उम्मा होगी जो जिसमें पैलेस्टाइन का कॉज हम एडवोकेट तो करते हैं, लेकिन हमें पैलेस्टाइन से पैलेस्टीनियों से ठुड्डियां खानी पड़ रही हैं, जैसे पंजाबी में कहा जाता है। ओके तो समझिए मतलब कितना ही मतलब लगाव था उनको जेन्युइनली इन लोगों से। खैर ओके तो ये तो पाकिस्तान के एंगल की बात थी। लेकिन 4 बारी अरब देशों ने मिलकर हमला किया। 48 में किया, 53 में तो इनफैक्ट जो सुएज कनाल थी उसके ऊपर हमला हुआ था। ओके। बट सुएज कैनाल तो इजिप्ट का है, राइट? हाँ, तो क्या हुआ तो था इसराइल ने। कि उस समय ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि सुएज कनाल जो है फ्री रहे। ब्रिटेन वाज अ डिक्लाइनिंग पावर, लेकिन सुएज कनाल का जो ऑपरेशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था ट्रेड के लिए, यूरोप और साउथ जो भारत और ऑनवर्ड्स के जो क्षेत्र हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनके मद्देनजर। तो उन और इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया, तब तक वो एक प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाया जाता था। क्योंकि इसराइल तब इजिप्ट में उस समय सोशलिज्म, समाजवाद की बहुत बड़ी लहर चली थी, क्रांति चली थी। गमाल अब्दुल नासिर जिसका बहुत नाम आता है इंडिया में भी, इनफैक्ट दिल्ली में इनफैक्ट उनके नाम पे सड़क भी है, तो वो अच्छा। इजिप्ट के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। और एंड इनफैक्ट ही इवन एडवोकेटेड द केस फॉर अ यूनाइटेड अरब कंट्री, लार्ज अरब कंट्री टू काउंटर हेजिमनी ऑफ द वेस्ट एंड जूइश पावर्स अकॉर्डिंग टू हिम। एंड टेम्परली एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक भी बना था इनफैक्ट बिटवीन इजिप्ट एंड सीरिया, जो पास पास ही है, मतलब इसराइल के वो मेरे दोनों ख्याल साइड। से कुछ महीनों तक ही टिका हो। हाँ, कुछ महीनों तक ही टिका था, और फिर वो साल 2 साल के अंदर डिसॉल्व भी हो गया। खैर, बट पॉइंट वाज कि वो उस विवाद को लेके बेसिकली एक युद्ध छिड़ा, और उसमें इसराइल भी इन्वॉल्व हुआ, उसमें ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, उसमें इजिप्ट भी इन्वॉल्व था। और ओके इजिप्ट काफी बुरी तरह मिलिट्रीली परास्त हुआ, लेकिन वर्ल्ड, पूरे दुनिया की सिंपथी गेन करने में, क्योंकि उस समय एंटी कॉलोनियलिज्म और डी कॉलोनाइजेशन की बातें बहुत प्रचलित थी, जैसे, और उस समय लेकिन जो डी कॉलोनाइजेशन की बातें थी वो इस तरह थी कि आपने अभी देशों को मुक्त किया इतनी मुश्किल से। एंड इजिप्ट भी बाय द वे एक फ्रेंच कॉलोनी था टिल अबाउट 1948-49। तो उसके मुक्त होने के बाद जब ये कहानी हुई कि आप हमारे जो असासे हैं या एसेट्स हैं उनको हम क्यों नहीं चला सकते, इस मुद्दे पे बात हुई थी। तो इस वजह से उनको खास तौर पे जिन्हें जो बाद में नॉन अलाइंड कंट्रीज बनी और जो सोवियत ब्लॉक था, उनसे बहुत सहानुभूति मिली थी। इनफैक्ट सोवियत ब्लॉक ने तो काफी वेपन्स भी दिए और काफी ट्रेनिंग भी दी टू द पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, जिनको फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता था पहले, और ऑल्सो टू दी अरब्स अक्रॉस मेनी कंट्रीज। जैसे, और आज भी रशिया जो है, जो सोवियत यूनियन से टूट के निकला है, वो काफी हद तक इन्हीं देशों में, काफी कई अरब देशों में काफी प्रगाढ़ तौर पे मौजूद है। जैसे कि सीरिया में जो सिविल वॉर छिड़ी थी, जो काफी समय चली, उसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ था एग्जिस्टिंग असाद रेजिम को बनाए रखने में। ओके। सो ये जो आप अभी वॉर्स की बात कर रहे हैं, उसके हम्म। पहले मुझे एक चीज पे ध्यान लेके जाना था। वो ये था कि 1945 जब एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब अनाउंस हुआ कि हम इसराइल बनेंगे। तब इसराइल जहाँ पे बना, तो उसके पहले क्या था? फिर इसराइल कितना बड़ा बना? और फिर जो कंटिन्यूस वॉर्स हुई 48, 56, 67 एंड 1973 में जो पिछली वॉर हुई थी, तो ये सब का क्या था? और बेसिकली ये लेबनान, सीरिया, पैलेस्टीन, ये तीन सबसे ज्यादा एक्टिवली अटैक, छोटा मोटा अटैक तो चलता रहता है इनके तीनों के तरफ से। तो ये भी क्या है? तो ये तीन चीज का इम्पोर्टेंस जो मुझे समझना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सात्विक आपका। और इसमें इसराइल और इसराइल के आसपास पूरे अरब क्षेत्र की, मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बेसिकली क्या पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स रही है, और क्या जियो पॉलिटिकल गेम्स चले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। कोल्ड वॉर का एक फ्रंट तो खैर ईस्टर्न यूरोप तो था ही, दूसरा फ्रंट एक्चुअली हमेशा से मिडिल ईस्ट रहा है। और उसमें दोनों साइड के जो यूएस सपोर्टेड और जो सोवियत यूनियन सपोर्टेड देश थे या गुट थे, उनके बीच में काफी क्लैशेस रहे हैं ओवर्टली। बाकी जो स्पाई वॉरफेयर गेम्स चलते रहे हैं वो तो होता ही रहा है। अब देखिए,
जब 1946 में ब्रिटेन ने डिक्लेयर किया कि हम दो स्टेट्स बनाएंगे, एक पैलेस्टीनियन स्टेट और एक जूइश स्टेट, उस टाइम पे बेसिकली पूरा ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन था, जिसमें यहूदियों की भी काफी नंबर्स में प्रेजेंस हो गई थी, और पैलेस्टीनियंस, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम बोथ, बाय द वे, मुस्लिम्स इन सिग्निफिकेंट मेजोरिटी, लार्ज मेजोरिटी, एंड सम माइनॉरिटी ऑफ क्रिश्चियन, पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस आल्सो, उन दोनों की प्रेजेंस रही थी। तो इस सब के चलते जब इसराइल डिक्लेयर हुआ तो पूरा जो पैलेस्टीन का जो क्षेत्र था, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन जिसे बोलते हैं, वो एज इसराइल डिक्लेयर किया गया था। वॉर्स के चलते इनफैक्ट यहां तक नौबत है कि बहुत सारे एरियाज जो थे सीरिया से या लेबनान के कंट्रोल में जो थे, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज थे, इनको भी इसराइल ने ड्यूरिंग दीज वॉर्स अपने कब्जे में लिया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल गोलन हाइट्स करके एक क्षेत्र है, जो टेक्निकली या ग्लोबली सीरिया के अंडर आता है ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इट इज इफेक्टिवली गवर्न्ड बाय इसराइल, और ये लेबनान के साथ एक लैंड रूट बनता है। बट बिकॉज ऑफ द पीस ट्रीटीज इन दी 80s एंड जो फाइनल टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर जो दस्तखत यासिर अराफात और yitzhak राबिन के बीच, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जिसके उस दस्तखत करने के चक्कर में एक्चुअली उनकी हत्या भी की गई एक यहूदी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो वेस्ट बैंक और गाजा की जो मौजूदा जो ज्योग्राफीज हैं, वो पैलेस्टाइन स्टेट बनेंगी और बाकी का क्षेत्र इसराइल बनेगा, ताकि परमानेंट शांति की बहाली हो सके। तो ये जब अकॉर्ड साइन किया गया था, और ये अकॉर्ड इफेक्टिवली बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टार्ट किया था, जो जॉर्ज बुश जो सीनियर वाले थे उनके अंडर स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, और जॉर्ज अपना बिल क्लिंटन के आते आते साइन होके बेसिकली जो फॉर्मल पत्राचार जिसे बोलते हैं, जो वो एक्सचेंज करते हैं ट्रीटी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के हाथ में, तो वो किया गया था। तो बिल खैर वो कभी क्लिंटन तो 90s में थे। 1992-93 की बात कर रहा हूं मैं, तब तक जाके बेसिकली तो कंक्लूड तब हुआ था तक तो प्रोसेस। 4 वॉर हो चुके थे चार मेरे वॉर ख्याल तो हो से। ही चुकी थी, बाकी इसराइल ने बहुत जगह इंटरवीन भी किया था। अब नाउ दिस इज द फन पार्ट। लेबनान वाज अ लैंड, जैसे इसराइल एज अ लैंड ऑफ रेफ्यूज फॉर जूस बना, नॉट जस्ट फॉर यूरोपियन और ग्लोबल जूस बट इवन अरब जूस, वैसे ही लेबनान को 1940s में एज अ लैंड ऑफ रिफ्यूज फॉर अरब क्रिश्चियंस बनाया गया था ओरिजिनली। मैरोनाइट क्रिश्चियन बेसिकली जो उसमें डोमिनेट करते थे, जो मैरोनाइट बेसिकली होता था फ्रेंच स्पीकिंग अरब क्रिश्चियन, जो सारे आपके ये लेबनान, सीरिया, एंड सीरिया का ही हिस्सा तोड़ के लेबनान को बनाया गया था उस समय। तो सीरिया वाज बेसिकली दिस लार्जर कंट्री दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश, कॉल्ड असीरिया, और उसमें से तोड़ के सीरिया और लेबनान बनाया गया था। तो लेबनान तो बहुत ही छोटा देश है, सीरिया ने भी बहुत तंग किया लेबनान को ओवर द इयर्स, लेकिन पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज, खासतौर पे मुस्लिम मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम रेफ्यूजीज ईरान में एंटर किए, और फिर एक कंपेटिटिव पॉलिटिक्स खेली गई, जिसमें कि वोट बैंक डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कितने लोगों की संख्या है किसी भी कम्युनिटी की। तो जो आजकल ये नारा लगाते हैं ना, जितनी आबादी उतनी हक, बेसिकली उसका एक वर्जन लेबनान में किया गया था इम्प्लीमेंट। पर उसको होने, उस तक पहुंचने के लिए एक भयंकर 20 साल की सिविल वॉर चली लेबनान के अंदर, क्योंकि हाँ। क्रिश्चियंस जो बहुत ही वहां के लिबरल और सेक्युलर टाइप थे, इनफैक्ट बेरूट, द कैपिटल ऑफ लेबनान, वाज कॉल्ड द पेरिस ऑफ द ईस्ट। या एक टाइम इतना, पे क्योंकि सारी स्कॉलरशिप वहां से आती थी, सारी मूवीज अरब वर्ल्ड की जो प्रोग्रेसिव मूवीज थी वहां बनती थी, म्यूजिक आज भी लेबनान का बहुत फेमस है अरब वर्ल्ड में। सम ऑफ द बेस्ट डिस्कोथेक्स ऑफ द अरब वर्ल्ड आर स्टिल इन लेबनान, बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर बने हुए हैं। तो मतलब ओके। बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री मानी जाती थी। इनफैक्ट अरब वर्ल्ड में एथिज्म का बीज बोने में भी लेबनान का बहुत बड़ा हाथ था उस समय। बट लेबनान आपने कहा कि खुद क्रिश्चियन कंट्री है, तो बट एथीजिज्म दे, पहली बात। क्योंकि वो इतना ज्यादा फ्रेंच वैल्यूज और कल्चर से प्रभावित थे ये मैरोनाइट क्रिश्चियंस, दैट दे वेंट progressively came went towards the idea of a modern secular state in the leftist sense। और इनफैक्ट इन्होंने बेनिफिट भी बहुत किया शुरू शुरू में इसी वजह से, बिकॉज इट वाज अ बिग टूरिस्ट हॉटस्पॉट एज वेल, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखी कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर वो एक कीड़ा होता है ना कि हम तो भाई आश्रय देंगे जो परसिक्यूटेड हैं और वो सब, तो उसमें जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम जो सेटल हुए थे और जिनको सिटीजनशिप भी दी गई, दे स्टार्टेड प्लेइंग competitive communal politics by trying to get more and more Palestinian Arab Muslims into the हाँ। country, ताकि उनके वोट का शेयर बढ़ सके। और सिविल वॉर के दौरान तो इनफैक्ट इसराइल ने भी हस्तक्षेप किया था। वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर्स इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम्स
that was conducted out in the refugee camps of Shatila in Lebanon was carried out by the Israeli Defense Forces. अब ये बात थोड़ी इनकन्वीनियंट लगती है लोगों को सुनने में. इसके ऊपर एक एक्चुअली बहुत जबरदस्त पिक्चर इजरायली पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, एनिमेशन मूवी, जिसका नाम है वॉल्ट्स विद बशीर. तो कभी कोई देखना चाहे तो आई वुड डेफिनेटली इंकरेज देम टू वॉच दैट मूवी, क्योंकि वो शटीला मैसेकर के बारे में ही मतलब एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया गया और उसके बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई थी अरब वर्ल्ड में, बिकॉज वो एक वन साइडेड स्टोरी बनाई गई ऐसा कहा गया था. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लेबनान ने जो सिविल वॉर देखा, तो उसके बाद बेसिकली आज ये परिस्थिति है कि नाउ देयर इज eventually they had to come to a settlement where there would be a Christian president, where there would be a prime minister that would belong to the Sunni majority, and then there would be a Shia speaker of the assembly, or Supreme Court judge, sorry. But अब वो ऐसा हो गया है कि Christians have literally been thrown out of their own land, pretty much. बहुत कम numbers में रह गए हैं comparatively, and it's become effectively a Muslim majority state. And by the way, Hezbollah, one of the parastatal organizations that is right now fighting Israel on the northern front, जिन्होंने अपने भी सोल्जर्स, अपने भी रेवोल्यूशनरीज घुसेड़ दिए हैं, वो लेबनान से ही ऑपरेट करते हैं और लेबनान में एक पैरेलल स्टेट चलाते हैं लिटरली. सो दे आर अ स्टेट विद इन द स्टेट, एंड हेजबोला लिटरली मींस आर्मी ऑफ गॉड. बट मतलब दे आर नॉट जस्ट द आर्मी, बट वो स्टेट के सारे फंक्शंस प्ले करते हैं विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सो इफेक्टिवली वो अपना दबदबा बनाए रखते हैं इसी वजह से उस रीजन में, एंड दे आर हेवीली बैक्ड बाय ईरान, इंटरेस्टिंगली. तो व्हील्स विद इन व्हील्स तो बहुत है इसमें अभी. इनफैक्ट बहुत लोगों को मैं ये बोल रहा था, मैंने शायद आपसे भी पहले बात करी थी, तो मैं आपको बता रहा था कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ये कोल्ड वॉर 2.0 का दूसरा फ्रंट बन गया है. पहला फ्रंट तो यूक्रेन में तो जो चल रहा है 1-1.5 साल से तकरीबन वो तो बना ही हुआ है, और वहां पे एक तरह का स्टेलमेट बन रहा है. नाउ अ सेकंड फ्रंट इज ओपन, एंड आई टेल यू व्हाई इट इज अ सेकंड फ्रंट. हमास का जो मिलिट्री कमांडर है, बाय द वे, ही हैज स्टडीड इन चाइना. ओके. एंड ही हैज बीन, और वहां पे इनफैक्ट ही इज मैरिड टू अ चाइनीज मुस्लिम. अच्छा, चाइनीज उइगर. उइगर नहीं, और भी मुसलमान होते हैं, जैसे हुआ होते हैं साना मुस्लिम्स होते हैं, तो ही इज मैरिड टू अ साना मुस्लिम वुमन बेसिकली. So these are like more like closer to the ethnic Chinese Muslims, ethnic Chinese but Muslim in religion. Okay. In fact, there are, तो जैसे वीगर होते हैं तो वैसे एक हुआ मुस्लिम भी होते हैं और एक ये साना मुस्लिम भी होते हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिरल्स जेंग वाज एक्चुअली अ मुस्लिम, जो पूरी दुनिया में घूमा था, जिसे जो क्लेम करते हैं, जिसने अमेरिका पहले डिस्कवर किया कोलंबस से, जो चाइनीज क्लेम भी माना जाता है बहुत बड़ा. बट एनी मतलब ही वॉज अ मुस्लिम बेसिकली, हुआ मुस्लिम बाय एथनिसिटी. ही वॉज मेड बेसिकली, उसको हिजड़ा बनाया था, बट ही रोज द रैंक, बहुत अपनी चालाकी से बहुत बड़ा एडमिरल बना चाइनीज नेवी का, इंपीरियल चाइनीज नेवी का उस जमाने. एनीहाउ पॉइंट इज कि वो वहां पढ़ा है, एंड वहां पे जब मैरी किया है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द चाइनीज आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू हमास. बाय द वे, लास्ट ईयर की एक फोटो भी निकल के है जिसमें कि रशियन डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर्गेई लावरोव is actually talking to the Hamas, when nobody in the world is actually recognizing Hamas as an official governing agency of Palestine. Official Palestine recognition जो है सिर्फ वेस्ट बैंक और PLO, जो यासिर अराफात की सेटअप हुई थी, उसको मान्यता है. तो हमास तो बेसिकली is governing Gaza illegally in the eyes of the world. Okay. तो अब तो आप देख रहे हैं ना, एक रशियन एंगल है और एक चाइनीज एंगल है. बाय द वे, अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, इंटरेस्टिंगली, स्पेशली जो आरपीजीज वगैरह बनाते थे, ये चाइनीज स्टील पाइप्स के साथ बनाए जाते थे. और ये कैसे पता चला? क्योंकि 2015 में एक फोटो लीक हुई थी जिसमें कि चाइनीज कंपनी की मार्किंग्स दिखी थी एक स्टील पाइप पे, जो आरपीजी की तरह यूज हुई थी. एंड लेटर द चाइनीज क्लेम्ड कि हमें पता ही नहीं स्टील यहाँ कैसे पहुंचा. ओके. बट एक मैं और एक उड़ती उड़ती जो कॉन्स्पिरेसी थियरी सुन रहा हूँ, वो ये है कि अपना जो वेपन्स यूक्रेन जाना था, जो वेस्ट से यूक्रेन वेपन जाना था, वो एक्चुअली हमास के पास आ गया है. एंड दिस माइट बी अ वेस्टर्न प्लॉय, जिससे वो ईरान को अटैक कर सके, क्योंकि ईरान इज वेरी क्लोज टू डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज अ न्यूक्लियर पावर. देखो, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है. एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. वेपन्स वर्थ $6 billion which were meant to go to Ukraine disappeared midway.
और वो अब पता चल रहा है कि कुछ उसमें कुछ एटलीस्ट जो है हमास के हाथों में आया है। 6 हमास, बिलियन? यस, वाह। वर्थ $6 billion। अब मजे की बात यह है कि हमास इज एक्चुअली बिलीव टू बी फंडेड हेवीली बाय ईरान, जस्ट लाइक हिजबुल्लाह। तो ईरान और कतर इज अनदर कंट्री दैट इज अ बिग सपोर्टर ऑफ हमास एंड नॉट पीएलओ। अब आप इन कंट्रीज का रोल देखिए, और टर्की भी एक और कंट्री है जो हमास को रिकॉग्नाइज करती है। अब इन तीनों कंट्रीज में पर्टिकुलरली मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत बड़ा रोल है। अभी कतर सऊदी भी, अरेबिया का भी शायद आया है कि सऊदी अरेबिया में मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है, बट दे आर ट्राइंग टू जस्ट सी अ वेट एंड वॉच रोल, बिकॉज सऊदी अरेबिया का जो रो सऊदी अरेबिया डज नॉट रिकॉग्नाइज हमास टेक्निकली, बाय द वे। या वो सिर्फ पीएलए को रिकॉग्नाइज करती है, बट एलिमेंट्स ऑफ द सऊदी। दे हैव हाँ, साइडेड विद द पैलेस्टाइंस, राइट? क्योंकि वो उनकी एक, ये पूरे अरब वर्ल्ड की प्रॉब्लम जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है, इखवानुल मुस्लिमीन की है, कि दिस इज अ शैडोई ऑर्गेनाइजेशन जो इजिप्ट से स्टार्ट हुई थी, और ये बेसिकली इस्लामी उम्मा की बात करती है, वन बिग इस्लामिक उम्मा की बात करती है। और इसका जो इक्विवेलेंट इंडिया में था बेसिकली वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था, आप समझिए। ओके। तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में बेसिकली जो रूलिंग या रूलर्स थे उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश में लगी रहती थी। इनफैक्ट इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड रेवोल्यूशन अरब स्प्रिंग के बाद जब आई थी, तो द chaos that ensured after that, because they were pushing an otherwise secular state of Egypt towards a Sharia statehood, which was not acceptable to the elite of Egypt, particularly the armed forces and the ruling classes. तो वो सारे जो मोहम्मद मोरसी जैसे जो लीडर्स थे उनको उठा के जेल में पटका गया। इनफैक्ट इवन आई थिंक मेनी ऑफ देम वर आल्सो गिवन डेथ सेंटेंसेस, बिकॉज मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, माइंड यू, एक्सेप्ट फॉर कतर एंड यमन। Okay. यमन तो खैर नाम की स्टेट है इस समय, जितने उसमें चल रहे हैं कहानियां। तो पॉइंट बीइंग कि वो भी एक एंगल है सब में। तो उनके उसका जो खौफ है वो इन कंट्रीज को एक क्लियर स्टैंड नहीं लेने दे रहा है। बट इफ यू सी यूएई हैज कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल, एंड बहरेन व्हिच इज एन अनदर अरब कंट्री हैज ओपनली ब्लास्टेड हमास। वो आज की न्यूज में आया इनफैक्ट, फॉर टेकिंग सच एन इररिस्पांसिबल स्टेप। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि लेकिन जो ईरान है, ईरान इज हेवीली बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया। तो आप देख रहे हैं कि वो हमास के थ्रू कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रही है। इजराइल इज हेवीली बैक्ड बाय द यूएस। Yes. आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये व्हील्स विद इन व्हील्स का कहानी हो रहा है। लेकिन जो ये इसमें जो फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन थे जो कहने को यूएस की सपोर्टर्स है, लेकिन दे आर प्लेइंग बोथ साइड। उसमें टर्की जैसी कंट्रीज हैं, उसमें आपकी ये कतर जैसी कंट्रीज हैं, जो बेसिकली जो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का चैंपियन बताना चाह रही हैं, बेसिकली जो उसकी अमीरात या खिलाफत को रिवाइव करना चाह रही हैं, ये वो कंट्रीज कार्ड खेल रही हैं। एंड इट्स अ वेरी डेंजरस कार्ड दैट दे आर प्लेइंग, बिकॉज पूरे अरब वर्ल्ड में स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें अशांति फैलाने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है ये आज की डेट में। और बहुत ही मुश्किल से अभी अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे। अच्छा, इसमें एक और Yes, चीज मेरा देखिए, वही पॉइंट था। या इजराइल एंड सऊदी अरेबिया वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग द इब्राहिम अकॉर्ड, जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, जिसमें कि अरब देशों ने इजराइल को मान्यता देना शुरू किया था। एंड वो फॉर्मेलिटी थी वैसे, क्योंकि अरब कंट्रीज के लोग बहुत बिहाइंड द कर्टन्स तो बहुत कुछ ट्रेडिंग एंड डीलिंग कर ही रहे थे इन लोगों के साथ। फनीली बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इन कंट्रीज में इसराइल से ही आता है आज की डेट में। अच्छा। हाँ, जस्ट लाइक इंडिया, यूएई में बहुत कुछ गया है, सऊदी अरेबिया में बहुत कुछ गया है, इंटरेस्टिंगली, इवन मिसाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन और दूसरी तरफ चाइना सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अप्रोचमेंट कराने की कोशिश कर रही है। दे गॉट अ डील साइन बिटवीन द टू कंट्रीज एज वेल, पीस डील। ईरान को रिकॉग्निशन नहीं दी हुई थी माइंड यू सऊदी अरेबिया द्वारा फॉर अबाउट 60 years नाउ, और फाइनली चाइना ने वो ब्रेक थ्रू अचीव किया। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब व्हील्स विद इन व्हील्स विद इन व्हील्स जिसे बोलते हैं। तो मतलब इट्स अ मेस, बट इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मेस। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि इसमें फ्रंट्स हैं जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं इफेक्टिवली। एंड मैं तो ये कहूंगा कि बेसिकली दिस इज जस्ट अनदर फ्रंट ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर। रशिया इज द प्रॉक्सी फॉर चाइना इन यूक्रेन, एंड हमास इज नाउ बिकमिंग द प्रॉक्सी फॉर चाइना इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, सो अभी का जो कोल्ड वॉर है वो यूएस वर्सेस चाइना है। चाइना विद रशिया सपोर्ट इज द वे आई वुड पुट इट। बट रशिया इज अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से।
यूक्रेन की Okay. वॉर की वजह से बेसिकली वो जूनियर पार्टनर रेलीगेट हो गई है, बिकॉज इट नेवर हैड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू लास्ट दिस लॉन्ग। तो अब वो बेसिकली चाइना डिपेंडेंट हो गई है पूरी तरह, क्लाइंट स्टेट Okay. ऑफ चाइना बन चुकी है इकोनॉमिकल। तो एक एक पॉडकास्ट जरूर इस पे भी करेंगे कि व्हाट इज द लास्ट 1.5 years ऑफ यूक्रेन एंड डेफिनेटली रशिया वॉर। डेफिनेटली। बट अभी हम आते हैं 1948 से 73 के वॉर्स में, हम्म इसराइल वर्सेस अरेबिया। और हम्म उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली कही जा रही है कि जो अब 4 दिन पहले की जो हम्म एक तरीके की जो मोसाड और आई थिंक उसकी एक जो इंटरनल जो इंटेलिजेंस फेलियर जिसे बोला जा रहा है एजेंसी बहुत है, बड़ा। बिल्कुल मोसाड तो जो है। ये जो फेलियर है ये हम्म इतनी बड़ी फेलियर है जो आई थिंक लास्ट 1973 में हुई थी। एंड यस। वही चीज के एनिवर्सरी पे उन्होंने किया, प्लस उनकी एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल चीजें ये है कि सिर्फ 35 माइल्स की गाजा स्ट्रिप बॉर्डर है हम्म और उस पे एकदम हेविली गार्डिंग है, अच्छी खासी सर्वेलेंस है, कैमरास है, और वो सब होने के बाद भी इतना अनएक्सपेक्टेड अटैक हमास ने कर दिया और इसराइल ने बहुत घंटों तक उसका रिटेलिएशन भी नहीं कर पाई थी बिकॉज दे वर कॉट अनअवेयर। यस। सो इस ये सारे वॉर का प्लस ये अभी का जो अटैक है, इसकी कड़ी अगर आप जोड़ सके तो। हम्म तो 1973 के बाद बेसिकली 1973 के जो योम किपुर जो अपनी 6 डे वॉर तो एक थी 67 में, और 73 में जो अरब कंट्रीज को डिफीट किया था डिसाइसिवली। इससे बाय द वे जस्ट पहले म्यूनिक में इजरायली एथलीट्स को, ओलंपिक डेलीगेशन एथलीट्स के को। बहुत बर्बरता से 72 ऑफ देम वर मर्डर्ड बाय पैलेस्टीनियन टेररिस्ट इन म्यूनिक इन जर्मनी। और उसके बदले में एक एक टेररिस्ट और उसके परिवार को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद द्वारा। 73 में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ये हुआ था कि इजिप्ट और सीरिया की एयरफोर्स मिलके एक बॉम्ब रेड कर पाई थी इसराइल के ऊपर। और दैट टाइम इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर अनवर सदात। However, in a massive turnaround and loss of face for Egypt and Syria and Jordan as well, what it turned out was that it gave Israelis a point to rally together and decisively defeat all these countries again. अब इसमें उसके बाद लेकिन कॉन्स्टेंटली इसराइल ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को बहुत स्ट्रेंथन किया है। ऑफ कोर्स इट फेल्ड दिस टाइम, बट सिलेक्टिव टारगेटिंग, मतलब टारगेटिंग वाया असैसिनेशन, वीकनिंग ऑफ फाइनेंसेस, उसके बाद आइसोलेशन की टेक्निक यूज करी बाय बिल्डिंग द ह्यूज वॉल, जो डोनाल्ड ट्रंप की फेवरेट थी ना वॉल मेक्सिको के साथ। बेसिकली वो इसराइल का ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है, जहां उन्होंने गाजा को और ओके। वेस्ट बैंक को वॉल से सील कर दिया था और उसमें छोटे छोटे दरवाजे बना दिए थे ताकि वो फ्री मूवमेंट ना कर सके। उसके अलावा इसराइल एक्चुअली पेटेंट developed one very interesting counter defense technique of the missile shield system on their own, called the Iron Dome. अब आयरन डोम की खासियत ये थी कि आयरन डोम ऑफ कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल्स, बट जो उसका सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन और वो सब जो काउंटर रिस्पॉन्स जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब इसराइल के द्वारा खुद डेवलप की गई थी। ओके। दैट ऑल्सो द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ पीएलओ in a very big way, जैसे Hamas started taking leadership of more of the Arabs, Palestinians in both West Bank and Gaza. West Bank तो फिर भी पीएलओ के हाथ में आज भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रिलेटिवली है। तो ये सब जब हुआ, ये कहा जा रहा है that this systemic failure has happened because Israel became very overconfident about its capability to defend itself and withstand any attack effectively, and even preempt it to an extent. अब वो प्रिएम्पशन की वजह से अब ये तो होता ही है, इट इज अ फैक्ट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल 9/11 के टाइम पे भी आया था, जो अमेरिका में जो ट्विन टावर बॉम्बिंग्स हुई थी, जो प्लेन को लेके जो क्रैश किया गया था, दैट वाज आल्सो मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर फ्रैंकली, अगर आप सोचें उसके बारे में, बिकॉज देयर वाज दिस कॉन्फिडेंस रादर दिस क्या बोलते हैं इसको, सेंस ऑफ ह्यूब्रिस इन अमेरिका, जैसे आज इसराइल में अभी रिसेंटली देखी गई थी, दैट नथिंग कैन हैपन टू अस नाउ। Plus, Israel allowed free economic movement for Palestinians in a big way. You have to remember one thing. There are a lot of Arabs that live inside Israel also, by the way, जो Israeli citizens are technically. Arab ओके। Muslims.
तो उनका भी रिश्ता जो है मतलब वो पैलेस्टीनियंस के साथ मतलब रोटी बेटी का रिश्ता है. तो दैट हैज बीन वन ऑफ द सो कॉल्ड लिवर्स दैट दे थॉट would be relevant for these countries to for the Palestinians rather to eventually come to a path of peace. लेकिन ये फैक्ट रहा है कि हमास हैज ऑलवेज बीन इन स्टेट ऑफ वॉर विद इजराइल. वो उनके चार्टर में है, वो उनकी स्टेटेड पोजीशन है पब्लिकली, उनकी मीडिया में इनफैक्ट जिस तरह की बेहुदी मतलब और वाहियात एंड मर्डरस वीडियोस जो या मर्डरस प्रोपागेंडा यहूदियों के बारे में, एंड इट इज वल्गर फ्रैंकली, इट इज नॉट इवन सोफिस्टिकेटेड, और इतना ब्रेजन इन योर फेस है कि मतलब एक बारी तो आपको हंसी आ जाए अगर आपको उसकी बर्बरता पे हैरानी ना हो. तो उसको लेके इतना दुष्प्रचार रहता है उनके लोगों के माइंड में. वो बेसिकली द माइंड्स हैव बीन पॉइजन टू दैट एक्सटेंट. तो यू आर नॉट सरप्राइज्ड व्हेन यू सी द वे पीपल वर सेलिब्रेटिंग इन गाजा द मर्डरस अटैक ऑन किड्स एंड विमेन. तो इसलिए हैरानी बिल्कुल नहीं होती है. लेकिन जब ये सब हुआ है, सिर्फ गाजा की बात कर रहे हैं एक्चुअली, सारे अभी जो वो तो मुस्लिम हुआ तो सपोर्टर्स खैर, है. वो तो जो क्लोजेट जो जितनी मुस्लिम ब्रदरहुड की जो जो फॉलोइंग है बहुत बड़ी है पूरी वर्ल्ड में. ये आप इसको कम मत आंकिए. अगर आप सोच रहे हैं कि जितने सो कॉल्ड पॉलिटिकल रेफ्यूजीज इन इस्लामिक दोषों से भाग भाग के जो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, यूके गए हैं, जर्मनी गए हैं, या इवन यूएस में बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है ये कौन है? इनको क्यों भगाया गया था? सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने एक पब्लिक फोरम में आज से 5 साल पहले ये बात पब्लिक बड़ी टेलिंग स्टेटमेंट दी थी. आप इनको समझ नहीं रहे, ये वो सांप हैं जिनको पाल के हम पछताए. हमने इनको भगाया, आपने इनको शरण क्यों दी बताओ? There's that Saudi Arabian prince who was also the communication minister of the country was on record MBS. stating. MBS, I think it was MBS या MBS का ही relative है, but he was on record saying this. Okay. You don't know, you don't understand how to deal with these snakes. We do. हाँ. He was very Right. clear about it. MBS नहीं था, कोई और था. कोई और था, बट ये एक स्टेटमेंट आप समझिए. एंड दिस इज द फिलॉसफी ऑफ बोथ मोहम्मद बिन सलमान, द प्रेजेंट सुल्तान ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड इवन द आई थिंक प्रिंस जायद ऑफ यूएई, जो आई थिंक एयर अपैरेंट है, और रादर ही इज किंग नाउ, शेख जायद. उन दोनों को पता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट बिकॉज दे हैव डेल्ट विद इट. दे थॉट दैट दे कुड बाय ऑफ दीज पीपल. आपको पता है 1973 में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी, द सीज ऑफ मेका. अच्छा. तो उसमें बेसिकली इस्लामिक ब्रदरहुड से इंस्पायर्ड एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स ने मेका में घुस के उसके ऊपर कब्जा जमा लिया. सऊदी अरेबियन फोर्सेस वर कॉट अनअवेयर्स. फ्रेंच फोर्सेस, नॉन मुस्लिम फोर्सेस हैड टू बी ब्रॉट इन टू फ्री द साइट. एंड दैट वाज, आप ये सोचिए, इसलिए सऊदी अरेबिया इतना स्पेंड करता है मिलिट्री पे आज भी. एग्जैक्टली बिकॉज दे वर कॉट अनअवेयर्स ऑन दिस वन. ओके, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था इसके पहले, कि मैं भी सोचा कि दे आर फोर्थ हाईएस्ट और फिफ्थ हाईएस्ट स्पेंडर्स ऑन बिल्कुल. मिलिट्री इक्विपमेंट एंड And it आर्मी. has more to do with this thing, with this internal worries that they have had with respect to radical Islamists, rather than. तभी तो जो हुथी रेबेल्स के ऊपर जो सऊदी अरेबिया लेड कैंपेन ऑफ 30 अरब कंट्रीज माइंड यू चल रहा है यमन में, वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज दीज हुथी रेबेल्स, interestingly predominantly Shia, because Yemen is a Shia majority region in the Arab world, they are also they have links with the same terrorist or insurgent movements led by the Shia Arabs of Saudi Arabia. उनके साथ लिंकेजेस रहे हैं. तो इनके कोई मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं है इनकी प्रॉब्लम्स के, बट ये सब प्रॉब्लम्स इनकी खुद की बनाई हुई है. लॉट ऑफ देम हैव टू डू विद हिस्टोरिकल लेगेसीज. Saudi Arabia was also basically a country that was declared out of the blue in after the First World War. तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का रायता हम सब झेल रहे हैं आज तक, आप ऐसे समझिए. मतलब पीस नाम का है, पर सिर्फ एक्चुअली नाम में का है. अनरेस्ट हमेशा से रहा है. एग्जैक्टली. एंड द वन चांस दैट केम फॉर पीस विद द अब्राहम अकॉर्ड्स, अब वो भी मेरे ख्याल से पानी में गया, आप समझ लीजिए इस समय. आप एटलीस्ट अगले ओके, सो 30-40 अब्राहम साल तक तो अकॉर्ड्स, चाह के भी नहीं कर सकते वो लोग. जस्ट बिकॉज. बट आपको क्या लगता है कि हमास आउट ऑफ द ब्लू इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेप क्यों लेगा, जब इजराइल नहीं, बिल्कुल नहीं. इजीली इनको आउट ऑफ द मतलब आउट ऑफ एग्जिस्टेंस कर सकते हैं. देखिए, हमास की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो अर्बन वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी है. एंड अर्बन वॉरफेयर इज नॉट सच एन इजी वॉक.
और पीस इजी पीस ऑफ केक। आपको ये सोचना पड़ेगा, जो अर्बन वॉरफेयर होती है ना, वो बेसिक अर्बन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वो जोन सबसे खतरनाक जोन में से एक होता है, जिसमें कैजुअलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है। लेबनान में जब हिजबुल्लाह के ऊपर कैंपेन करने के लिए 2006 में इजरायली आर्मी ने इन्वेड किया लेबनान को, देयर वाज इफेक्टिवली अ स्टेलमेट, बिकॉज द हिजबुल्लाह पैरास्टेटल फाइटर्स टुक रेफ्यूज इन बिल्डिंग्स। समझ रहे हो आप? इधर कॉर्नर में छुप गए, उधर छत से फायर कर दिया। अब आप, इट्स sort of like operation, it is a very difficult way to operate, it's a very difficult environment to operate in। तो इतना आसान नहीं होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड हमास उसी टैक्टिक को यूज कर रही है। दिस इज अ टैक्टिक दे हैव बेसिकली बीन ट्रेन्ड इन बाय वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल एंड हेवीली फंडेड एंड सपोर्टेड बाय कंट्रीज लाइक ईरान। एंड जैसे मैंने बताया, इट्स इंक्रीजिंगली एविडेंट ट्रेनिंग हैज आल्सो कम फ्रॉम प्लेसेस लाइक चाइना। अगर Okay. आप सोचें तो, because there are genuine links that you have to understand, and China also supports Iran in a big way right now, बाप क्योंकि रे, वो मतलब बाकी अभी तक कंट्रीज जितनी आपसे बात की है, इतने सारे अलग अलग, एक्सपेशली इतने सारे अलग अलग, क्या बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स के जैसे कोई ना कोई हाथ निकले हैं स्टोरीज के, बिल्कुल कि कौन किसका फ्रंट है, किसका बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थियरीज में कौन क्या हो सकता है, क्योंकि सब वैलिड लग रही है। हम्म, प्लस हम लोग ने जब अभी हिस्ट्री समझ रहे हैं एक एक अरब कंट्री की, तो उसमें भी समझ में आ रहा है कि कितना आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीजें हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एंड आई एम सरप्राइज कि अभी वॉर हुआ, क्योंकि 50 साल से शायद वॉर ही नहीं था इतने मेजर लेवल पे। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अग्री, एंड टू योर पॉइंट सात्विक कि ये कैसे हो सका, इट टेक्स इयर्स ऑफ प्लानिंग टू डू दैट। देखिए, आई एम नो मिलिट्री एक्सपर्ट, आई एम नॉट इवन नेसेसरली रीजनल एक्सपर्ट, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ अपनी कैपेबिलिटी से, वो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, ऐसी चीजें ओवरनाइट नहीं हो सकती हैं। इट टेक्स years and years to build up this kind of rocket stockpile, हजारों या हजारों की संख्या में, जिससे कि आपका आयरन डोम जैसा सिस्टम फेल हो गया। या देखिए, आयरन डोम का फेलियर एक ही तरीके से हो सकता था, वो पिछले कुछ सालों से डिस्कशन में थी बात अमंग्स डिफेंस एनालिस्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाली डिबेट थी। क्योंकि अगर आप, सो देयर इज दिस मैक्सिम इन डिफेंस लैंग्वेज where that goes like quantity is quality। आप समझ रहे हैं ना? क्वांटिटी हैज इट्स ओन क्वालिटी। एग्जैक्टली exactly। तो बेसिकली ये क्वांटिटी का गेम था। अगर आप 60,000 रॉकेट एक साथ फायर कर पा रहे हैं, राइट, कितना आपका आयरन डोम कब तक चल पाएगा? इट इवेंचुअली विल कोलैप्स एट सम स्टेज, राइट? आप ये सोच रहे हैं ना? जस्ट ब्रिलियंट कि इनके कैपेबिलिटी भी है इतनी बड़ी। नहीं, एंड माय टेक इज दैट इट हैज बीन स्मगल्ड पार्ट बाय पार्ट ओवर हम्म। इयर्स। जो इनके सो कॉल्ड इकोनॉमिक वर्कर्स, जो इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक टाइज के चलते या जॉब्स के चलते इसराइल में काम करने आने वाले के लोग जो थे, उनमें से कई रेकोनेसांस के भी लोग हुए होंगे। ओवर द इयर्स दे हैव प्लान्ड, ओवर इयर्स दे हैव प्लान्ड, जगह 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 आइडेंटिफाई स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए वेयर दे कैन टारगेट। उन्होंने कुछ तो मार्कर्स बनाए होंगे। See, these are things, it sounds very fancy like movies, but this is actually how it would have happened in all likelihood। ये कम से कम, आई माई एस्टिमेट एज अ वेरी क्रूड एज अ वेरी क्रूड ऑब्जर्वर ऑफ दीज थिंग, कम से कम ये 6-7 साल का ऑपरेशन था। एंड इट डेफिनेटली हैज टू हैव बैकिंग फ्रॉम पीपल who are not interested in letting a deal happen between Israel and Saudi Arabia at any cost। या So let's be very clear about it। इसकी इंटेलिजेंस अगर मिली भी होगी इसराइल को, आई थिंक दे मस्ट हैव जस्ट laughed at it or they must have just dismissed it। See, इंटेलिजेंस क्या होती है आपको ये समझना पड़ेगा। इंटेलिजेंस इज अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट यू आर गेटिंग एंड इवेंचुअली यू मेक एन analyst like statement of it। If you listen to Mr. Vikram Sood, one of India's greatest spy masters, रॉ एक्स रॉ चीज। ex-raw chief, वो यही समझाते हैं। बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ डेटा एनालिस्ट जॉब, बट ये डेटा जो है बहुत सारे वेरिंग पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू मेक सम assumptions बेस्ड ऑन दैट कि ये हो सकता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, या बी सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि सो आपको हर रोज 100 टिप्स आ रही होती है, एग्जैक्टली और उसमें से शायद दो भी क्रेडिबल नहीं होगी,
किस पे भरोसा करे, किस पे नहीं करे, कौन सी डॉट्स ज्वाइन हो रही है. Exactly. Sometimes you get intelligence from sources who have not been able to give you good quality information in the past. फिर या आपकी बट वो रिलायबिलिटी शायद कितनी है? सही चीज बता रहा है. हाँ, सी वो एक बात होती है that terrorists have to you have to succeed every time as a state, but the terrorist has to succeed only once to make an या impact. या ये वो वाली बात हो गई है. एब्सोल्युटली. सो जैसे एक बड़े फेमस डिफेंस एनालिस्ट हैं जो ट्विटर पे भी बहुत बोलते हैं, एंड ही इज वेरी फेमस फॉर हिज वेरी ब्रैश बिहेवियर आल्सो, नाम नहीं लूंगा मैं, बट आई लाइक्ड व्हाट ही रोट अबाउट द इजराइल सिचुएशन, एंड ही कॉल्ड इट अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स फेलियर, एंड दैट्स अ वेरी गुड टर्म टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर आर सो मेनी सिस्टम्स. रॉकेट डिफेंस जो अपना ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जो मिलिट्री का सिस्टम है, बिकॉज मिलिट्री फेलियर भी था. ग्राउंड, सो मेनी ग्राउंड इन्वेज, सो मेनी ट्रूप्स, so many Hamas fighters could enter in such big इजीली. numbers so easily and nobody could realize there was no defense standing, right? वो टैंक लेके चले गए, सोल्जर्स को, कमांडर, आपके कमांडर को लेके चले गए, आप समझ रहे? So this is a system of systems failure. It's a comprehensive intelligence and military failure, frankly. Israel will make up for it. Don't make a mistake. वो एक बहुत ब्लडी वॉर लड़ेगा and it will try to, वो एक का बदला 10 को मार के लेगा, ये आप लिख के ले लीजिए. But at some stage it will have to sit down and see where it failed. And वो आंसर जब वो क्वेश्चंस उठेंगे, it will be a very ugly sight. Mind you, इजराइल पिछले 2 साल से मैसिव पॉलिटिकल टर्मोइल में से गुजर रहा है. बट वो भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मोसाड और जो उनकी इंटरनल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट जो शिनबेट. मोसाड और इंटेल, शिनबेट था. तो वो जो दोनों एजेंसीज है ये ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स में लग गई है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग द एक्चुअल वर्क दे आर मेंट टू डू. Sadly, that is what was turning out in the last 2 years, जब वो नेतन्याहू के सुप्रीम कोर्ट को लेके जो लॉज पास करने की मुहिम थी, उसको ले, या उसको पहले अनसीट करने की जो थी, जिसके चलते नफ्ताली बेनेट, आई थिंक नफ्ताली हाँ जी बेनेट, वही. Naftali Bennett became the prime minister for a very brief period. By the way, as a despite being a former prime minister, he also came forward to get himself, drafted for actual fighting on the ground. Just imagine, मतलब इतना consensus दिस issue इज पे है. समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम इजराइल कि वो ऑपोजिशन पार्टी है कि लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है, या जैसे अभी एक जो अपोजिशन में पार्टी है उसने सीधा सीधा नेतन्याहू को कह दिया कि आपको पूरा सपोर्ट देने को रेडी है टू कंट्रोल द वॉर. हम गवर्नमेंट जो अनस्टेबल है उसको पूरी स्टेबिलिटी देने को तैयार है. Yes. प्लस नेतन्याहू का बेटा आज खुद अब ग्राउंड पे लड़ने के लिए शामिल हो गया है. इट्स जस्ट अमेजिंग. ये इंडिया में तो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. मतलब दिस इज अ लाफेबल जोक टू इवन थिंक अबाउट इट इन इंडिया. Agree. देखिए, एक तो हमारे यहाँ पे जैसे जो मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन के लॉज भी नहीं है जैसे इजराइल में होते हैं, है ना? हाँ जी. दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे अगर आप करना भी चाहें किसी तरह का मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अ कंट्री फॉर टेकिंग, and frankly we have seen incidents in the past where there should have been massive military action and we did nothing, frankly, and we never even got that kind of unity and support from the opposition parties, जो आज भी opposition में और तब भी opposition में थी, to carry out such a decisive strike against the very perpetrators of those terror attacks. इनफैक्ट आफ्टर 26/11 जो 2008 में हुआ उसके बाद में भी कांग्रेस ने एज अ गुडविल जेस्चर एक जो आज ही शायद मारा गया है Exactly. सियालकोट में, Yes. तो वो बंदे को छोड़ा एज अ गुडविल जेस्चर. उसने फिर पठानकोट का जो अटैक हुआ था उसके ऊपर भी वो मास्टरमाइंड रहा था. Exactly. नहीं, सो अगर ये आप अगर IC-814 की हाईजैकिंग को याद करें, हाँ जी. if you remember the kind of shameless game that was played by using the families of the victims of the kidnapped people by sections of the media that were directly or indirectly managed by the opposition parties. आपको I think सात्विक, आप आपको शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है, आज भी न्यूज में मैंने देखा हुआ कैसे वो परिवार जसवंत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस जाते हैं. एंड कंचन गुप्ता has written a very wonderful blog about this during his journalistic days when he used to write for Rediff. कैसे वो घुस के उन्होंने इतनी हाय तौबा मचाई, एंड दिस वाज व्हेन एन
Indian Air Force martyr's widow had come forward to say that the government should not bow down and release terrorists as in exchange for the passengers. कांग्रेस ने बोला नहीं, लोगों ने जो कहा है वही करेंगे, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. People like VP Singh came forward and said, no, we have exchanged terrorists in the past as well. अपने गवर्नमेंट के शेमलेस एक्सक्यूज को, जब रुबैया सईद का किडनैपिंग हुआ था, then Home Minister's daughter, for the sake of, and that led to a lot of downhill movement for Kashmir since then. Basically 89 में जो टेररिस्ट रिलीज किए थे, they had a big role to play in the 1990 eviction of the Kashmiri Pandits also. Okay. खैर, it's going on a different track, but point is, I know, yeah, इस we have तरह come की back to India, but yeah. yes, but इस तरह की जो बातें हुई हैं, you will never see this happen in Israel, because there is bipartisan consensus on certain inalienable truths. Especially if we don't fight today, we will not exist tomorrow. वो civilizational understanding जब कंट्री में आ जाती है और वो कॉमन बेसिक मिनिमम कंसेंसस कुछ पॉइंट्स पे बन जाता है, that is when you really see certain, you know, things be crystallize, which will make your country very difficult to be, you know, hijacked or, you know, made captive to certain interests. ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है इंडिया में. इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल है, अभी कांग्रेस इज ट्राइंग टू प्ले अ वेरी विशी वॉशी रोल, एंड वी नो व्हाई इट्स प्लेइंग दैट विशी वॉशी रोल, बट दैट इज नॉट व्हाट वाज. आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, दैट इज सपोज्ड टू बी द स्टेटमेंट ऑफ दिस कंट्री. Yes, but वो How तो can you have a बीजेपी की statement स्टेटमेंट separate from मानता है, that? वो तो Exactly, that is bizarre. How can that be called a statement? How can that not be the statement of this nation? और उनका तो पूरा अस्तित्व ही मुसलमान वोट्स पे है, Which is जो sad, अभी ना? ये लोग लड़ने They, वाले हैं. see, that's तो the point. हिंदूज, Do they सी दे आर वेरी इनहेरेंटली हिंदूज. अगर आपने हिस्ट्री भी देखी है, जो दगाबाज होते भी है, जो इवन इस्लामिक रूल के बात कर लो या ब्रिटिश रूल की बात कर लो, जो भी आर्मी में थे वो तो हिंदूज ही थे. उनको अगर आपने अच्छी बेनिफिट्स दे दी, आपको उन्होंने अच्छी लाइफ दे दी और उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई का प्रॉमिस दे दिया, तो बस उनकी लॉयल्टी उधर खत्म हो जाती है. सिविलाइजेशन नहीं आता, रिलीजन नहीं आता, कंट्री नहीं आता, ड्यूटी नहीं आती, बस बाकी सब खत्म हो जाती है उनकी बातें. और अभी भी वही हम देख रहे हैं. कांग्रेस बोल लो, आम आदमी पार्टी बोल लो, या जो भी कोई और रीजनल सरकारें बोल लो, पार्टीज बोल लो, उनका सबका पूरा पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंशियल पूरा जो बेसिस है वो मुसलमान वोट्स पे है. नहीं, दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ना. आप सोचते हो कि वो आपको लिए इसलिए वोट करेंगे क्योंकि आप पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करते हो. बाबा, ये क्या लॉजिक है? मतलब मुझे नहीं लगता था कि फॉरेन अफेयर्स शुड अफेयर यू नो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. ये कब से होने लगा इस देश में भाई? या दिस अगर इज द हो भी फर्स्ट रहा टाइम आई एम है, सीइंग दिस. नहीं वही, अगर हो भी रहा है तो किसकी गलती है फिर? ये मैं तो ये पूछना चाहूंगा, ये किसकी गलती है? आपने, इवन इफ इट वाज नॉट देयर, आपने जानबूझ के क्रिएट कर करके वो सिचुएशन परसिस्ट करवाई है, वो सिचुएशन क्रिएट करवाई है इंडिया में. तो मतलब बहुत ही शॉर्ट, क्या होता है ना, बहुत ही मायोपिक पॉलिटिक्स है ना. इसमें कोई दूरदर्शिता नहीं है जिस तरह की ये हरकत हुई है, माइंड यू, कांग्रेस पार्टी द्वारा. ये बहुत ही गलत है कि आपने प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के विरुद्ध एक स्टेटमेंट दिया. प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है अपनी स्टेटमेंट से, एंड दिस वाज अ टेररिस्ट एक्ट, पीरियड. उन्होंने यस, हमास के विरुद्ध बोला है, उन्होंने पैलेस्टाइन के विरुद्ध नहीं बोला है. नहीं बोला है, राइट. ये चीज लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? या उसको जान के कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा है ताकि ये भ्रम फैलाया जा सके कि ऑफ कोर्स वो तो वैसे भी सोचते हैं कि बीजेपी वैसी एंटी मुस्लिम पार्टी है. ठीक है, अब हम में आप में भी कोई हजारों शिकायतें हो सकती है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एंटी हिंदू पार्टी हाँ जी. है ना. तो ये बट क्या इट इज मोर कहना क्या अबाउट चाहते नेशन हो? फर्स्ट. एग्जैक्टली, नेशन फर्स्ट वो अपना एजेंडा लेके चलते हैं. आपको भी ये समझना पड़ेगा कि नेशन फर्स्ट इज एन आइडियोलॉजी दैट इज अ बेसिक मिनिमम कंसेंसस आइडियोलॉजी. इट कैन नॉट बी क्योंकि दैट नेशन फर्स्ट का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी बातें बोले, नहीं जी वो पैलेस्टाइन में ये हो रहा है इसलिए मैं ये करूंगा डोमेस्टिकली. सॉरी, हाँ जी, नॉट एक्सेप्टेबल. क्योंकि अगर बीजेपी का कितने भी कंप्लेंट्स हो किसी को भी, एटलीस्ट एक चीज तो उनके माननी पड़ेगी कि इलेक्शंस आर नियर बाय. और उन्होंने अभी भी ऐसे चीजों को अनाउंस की है जो फ्रीबीज नहीं है और लॉन्ग एग्जैक्टली. टर्म रिजल्ट्स देगी. जैसे अभी रिसेंटली 3 लाख करोड़ फॉर 10,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज के लिए अनाउंस की गई है. इट्स सच अ
बोल्ड स्टेप, क्योंकि अभी ये कब वापस बनेगी, कब ये फ्रूशन में आएगी। तो ये एक काफी उल्टा चला गया नॉर्मल पॉलिटिकल जो स्टेप्स होते थे। अभी आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुडेज टॉक। मुझे बस ये चीज से एंड करना था कि हम हमेशा से सुनते आए कि एंटी सेमिटिज्म हम्म। मतलब आप जूस के अगेंस्ट में कुछ कह नहीं सकते हो। उनके तरफ उनके एग्जिस्टेंशियल वे में कहो या वे ऑफ लाइफ में कहिए, या कुछ भी चीज होती है आजकल, अगर थोड़ी सी भी जूस के अगेंस्ट, चाहे वो लेजिटिमेट हो ना हो, वो एंटीसेमिटिक हो ही जाती है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, चाहे वो कितना भी गलत वे से बोला हो, बट कान्ये वेस्ट। कान्ये वेस्ट हम्म। ने बहुत ही क्रेडिबली उसको उठाया विद प्रूफ, बट बिल्कुल। उसको शट डाउन कर दिया गया फ्रॉम $1 बिलियन की वर्थ से। वो अपना एप्पल पे यूज नहीं कर पा रहा था 4 दिन के अंदर। बिल्कुल। सो नहीं। एंटी सेमिटिज्म का नैरेटिव का ये पावर है। बट हम्म। एट द सेम प्लेस हम ये देख रहे हैं कि इतना खुल के, इतना ओपनली, ये जो मुस्लिम लोग हैं या जो प्रो पैलेस्टीन सपोर्टर्स हैं, ये जब आ रहे हैं तो इसराइल के अगेंस्ट आ रहे हैं। अब इसराइल और जूस में क्या डिफरेंस है? तो ये एंटीसेमिटिज्म इस चक्कर में क्यों नहीं उनको पिन डाउन किया जाता है? नहीं, ये बिकॉज क्या एक चीज है? दूसरा विक्टिम, देखिए क्या है ना कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में ही ऑपरेशन ओलंपिक्स की बीमारी बहुत पुरानी है। ठीक है। तो अब हर किसी का अप्रेस्ड जो है वो और अप्रेसर जो है वो उसका नैरेटिव, मतलब पर्सन के रिलीजन को देख के या उसके, जैसे इंडिया में तो कास्ट को भी देख खेला जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे इस्लामोफोबिया की आपने बात तो सुनी होगी, राइट? हम्म। तो इस्लामोफोबिया इज बेसिकली अ काइंड, या फिर आप ऐसी साइनोफोबिया, जो चाइनीज लोग जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खेलने की कोशिश करती है, जिसमें कि बेसिकली यू आर अ बिगेट फॉर हैविंग रिजर्वेशंस अबाउट certain things related to people, and there is a deliberate conflation between people and the extremist behavior, jabki that is not what is being discussed, it is just the extremist behavior that needs to be discussed, but वो जैसे deliberate ट्रांसफोबिक और होमोफोबिक भी आजकल आ बिल्कुल चुका है। सेम थिंग वही गेम है, ये सब ऑपरेशन ओलंपिक्स की लेयर्स हैं, आप समझिए। और ये लेफ्टिस्ट की वेपन्स है बेसिकली। तो आप बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में कैसे आया। हाँ जी। 1976 में 1979 में जब शाह ऑफ ईरान भागे ईरान से अंडर पब्लिक प्रेशर, कम्युनिस्ट ने इस्लामिस्ट के साथ हाथ जोड़ के, माइंड यू, ताकत दी मूवमेंट को। और कम्युनिस्टों ने बाद में, और उसकी गलती बाद में भुगतनी पड़ी कम्युनिस्टों को ईरान में। कम्युनिस्ट वर एग्जीक्यूटेड ऑन मास, खुले चौकों पे, जैसे वाह। नजीबुल्ला को तालिबान ने लटकाया था 1993 में। पब्लिक फांसियां दी गई कम्युनिस्टों को, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एथीस्ट हेरेटिक्स। यू कैनॉट लीव द फेथ, इट इज पनिशेबल, अपोस्टेसी इज पनिशेबल बाय डेथ इन इस्लाम, और ये तो बट ये कट्टर थे अभी थोड़ा सारे। सा सिमिलर, अभी अभी सेम सिमिलर स्टोरी इंडिया में दिख रहा करते है हैं ये कि लोग। अभी कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट साथ में हाथ जोड़ के बैठे हैं इंडिया में। बिल्कुल बट बिल्कुल। अगर कोई भी एक जन जीतेगा तो वो दूसरे को पहले खत्म करेगा। अब इसका काउंटर क्या है, काउंटर नैरेटिव क्या है, जो चाइना में वीगन मुस्लिम्स के साथ होता है, हाँ जी। वो कम्युनिस्ट स्टेट है। हाँ तो जी। जब लाठी हाथ में आती है तो कोई नहीं छोड़ता दोनों में से। कोई नहीं आप छोड़ता। समझ रहे हैं हाँ ना? जी। इफेक्टिवली दे आर sworn enemies who are in a marriage of convenience from लाइक रशिया एंड चाइना। ideologically। एग्जैक्टली। आपको पता है चाइना और रशिया के बीच में भी बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है बहुत सा, बहुत। न्यूक्लियर अटैक होने वाला था। एग्जैक्टली उसको लेके आई थिंक 1960s में ही, 62 1966 या 60 60, 67। यस, वो दमान दमांस्क इंसिडेंट बोलते हैं, जहां से जिसकी वजह से वो शुरू हुआ था। तो बेसिकली उसूरी रिवर जो बाउंड्री बनती है चाइना और रशिया के बीच हाँ में, जी। उसके एक आइलैंड को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत भयंकर। तो मेनी थाउजेंड्स। अभिजीत अभिजीत चावड़ा सर ने जो ये क्या बात यार, नहीं, की इट्स अ थी। ब्यूट, वो तो चावड़ा सर तो खैर, ही इज बेटर पर्सन टू टॉक ऑन मोस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। बट आप देख रहे हैं ना, मतलब सब कन्वीनियंस। सी, इसमें एक चीज सबको समझनी बहुत जरूरी है, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इंडिया नीड्स टू लुक इटसेल्फ एंड प्रोजेक्ट इटसेल्फ ग्लोबली। इंडिया फर्स्ट, द नेशन फर्स्ट, which means our interests are the sole driver of who we have relations with, what are the nature of relations we have with them, and how we perceive the world itself. We have to see the world from our own lens. जयशंकर जी बहुत अच्छा बोलते हैं, जिसे द इंडिया वे बोलते हैं ना,
उनकी बुक का टाइटल था. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. दैट इज हाउ वी हैव टू सी एंड डील विद द वर्ल्ड नाउ. दिस इज द इंडिया वे. टेक इट और लीव इट. There are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interests in the world. That is what the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has shown with his statement condemning the terror attack in Israel. And there was no counterbalancing in it, mind you. Yeah. ये बहुत बड़ा डिपार्चर है इंडियन पॉलिसी में, बाय द वे, ऑफ लेट. I don't know, Because अभी we जो don't बहुत want it to happen with us and Pakistan, right? We want the dehyphenation for the longest time. We wanted that. हम भी करेंगे ना दूसरों के साथ फिर ये. हाँ जी, रेसिप्रोकेशन ऐसे होती है ना. They dehyphenated us from Pakistan. We dehyphenated them from Palestine. क्योंकि जो अभी मोदी पॉलिटिक्स को देखते हैं क्लोजली, तो दिस वाज नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट. मैंने जब पढ़ा तो बहुत ही नॉर्मल लगा. बट अगर हम हिस्ट्री देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की, ही वाज द फर्स्ट वन टू विजिट इजराइल. Exactly. Even दिस इज PV Narasimha Rao, who gave recognition to Israel in 93, could not visit Israel. आप समझिए कितना डर था उसको, हाँ जी. और कितनी मतलब मंकी बैलेंसिंग चलती थी. ये मिलेनियल्स और जेनजीज को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इस बारे में. स्पेशली तो मुझे भी पता नहीं है. ये जो हम ट्राई पीवी करते हैं इतना नरसिम्हा राव क्यूरोसिटी. ने, आप इमेजिन नहीं कर सकते उसने यासिर अराफात को कैसे बोला था. यासिर अराफात को कैसे बताया गया था. Apparently, Yasser Arafat was having tea for 1 hour with the foreign minister, and in the last 2 minutes of the conversation, before he was basically shuffled out of the room, he was told, and yes, we are now going to give official recognition to the state of Israel. आप समझ रहे हैं? बाय स्टेल्थ लिटरली धप्पा कर दिया बेसिकली यासिर अराफात को अबाउट इजराइल की रेकग्निशन. ऐसे डर के खेलने से अच्छा तो हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं ना आज की डेट में. बट आज की स्ट्रेंथ भी है इकोनॉमिकली, मिलिटरली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सी ऑल ऑफ पॉलिटिकली दैट स्टेबल भी. मैटर्स. देखिए वही बात है, इजराइल वर्क्स बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस फ्रॉम अ मिलिट्री डिफेंस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. मतलब इट, जैसे बोलते हैं ना, इट पंचेस फार अबव इट्स वेट व्हेन इट कम्स टू दीस एरियाज. आपको पता है बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत पॉपुलर है, वो कहां स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले पाइनियर हुई थी, वो इजराइल से हुई थी. अच्छा. इट वाज डन बाय एन इजरायली सिटीजन 2012 में, नहीं 2009 में. इनफैक्ट द कंपनी वेंट बैंकरप्ट इन 2012, but that was the first time it was even conceived as an idea. One of the most controversial softwares for पेगासस. basically Pegasus, वो इजराइल का प्रोडक्ट है. आयरन डोम आपने नाइट पहले ही कह दिया. विजन, आयरन डोम है. नाइट विजन टेक्नोलॉजी इजराइल की बहुत ग्लोबली मतलब रिकॉग्नाइज्ड है. गन्स, हाई टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, ये ऑटोमेटिक राइफल, असॉल्ट राइफल्स, इजराइल की आर ग्लोबली फेमस. इवन फ्रॉम दैट मैटर, आपके जो सम ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स आर एक्चुअली पीपल हु कम फ्रॉम इजराइल. सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में वो बहुत आगे हैं. इवन आर्किटेक्चर में बहुत आगे हैं. एग्रीकल्चर में डेजर्ट फार्मिंग का जो उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज जो डेवलप करी हैं, दे वर द पाइनियर्स बिहाइंड स्प्रिंकल, मतलब ड्रिप इरिगेशन एंड थिंग्स लाइक दिस. वो हम इंडिया में लाना चाह रहे हैं आज की डेट में. वाटर कंजर्वेशन बेस्ड एग्रीकल्चर. डेजर्ट में, डेजर्ट को ग्रीन कर दिया उन्होंने बेसिकली. sheer willpower, genius of technology, and economic muscle to back it eventually. That is literally the same formula we're trying in India of late. But it cannot happen till that basic minimum consensus doesn't come. And that is what I believe. So we have to learn that. या बिकॉज अगर सेंटर में भी एक पार्टी है जो बहुत ही अच्छे पावर में भी है, पर इट इज़ वेरी एविडेंट कि स्टेट्स में इतना नहीं है, क्योंकि स्टेट्स में बहुत ही वेरिंग रिजल्ट्स भी आते हैं. बट एज इंडिया, एज यूनाइटेड इंडिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि साथ में चले, टुवर्ड्स द कॉमन गोल चले, स्पेशली ऑन सर्टेन पॉइंट्स. Exactly. तो इसी के साथ आज की ये जो हमारी टॉक थी, आई होप हमने एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया हो, क्योंकि इतना सारा फ्रंट्स था बात करने के लिए, इतनी सारी टॉपिक्स थी टच करने के लिए. आई नो वी हैव नॉट गॉन इनटू डेप्थ्स, बट दिस ओपन्स अप एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम एक एक टॉपिक को शायद एकदम सर्जिकली डिग करें अंदर उसके. सो लेट्स होप वी डू दैट, एंड लेट्स सी कैसा होता है आगे जाके. थैंक यू सो मच. दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, सो आई डोंट नो हाउ इट वेंट.
नहीं, आप ही बताइएगा। it was a pleasure talking to you, Satvik. ओके, Thank you so much for calling me. या, थैंक यू सो मच।